पहले हम देख लेते हैं कि डोंगुआ के एपिसोड 144 में क्या हुआ था। सायुआन चिंगलिन और नालन के साथ फ्लावर सैक पहुंच जाता है, जहां युंजी की फाइट या हुआ और हुआ जिनसे स्टार्ट होने ही वाली थी, लेकिन सायुआन इस फाइट के बीच में आ जाता है और फिर फ्लावर सैक के एल्डर भी सायुआन को युंजी की तरफ से फाइट करने की परमिशन दे देती है और फिर शुरू होती है फाइट हुआजिन या हुआ और सायुआन के बीच। जिस फाइट को देख के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि कैसे 2 स्टार डोजुन 6 स्टार डोजुन को टक्कर दे रहा है। और लास्ट में सायुआन अपने अल्टीमेट अटैक को यूज करता है, जिसको देखकर युंजी को पुराने दिन याद आ गए थे। फाइनली सायुआन इस फाइट को जीत जाता है और युंजी को फ्लावर सैक की चीफ बना दिया जाता है। देखो यहाँ लास्ट में युंजी बेहोश भी हो जाती है, लेकिन नोबल या मानवा में ऐसा नहीं हुआ था। वो बेहोश शायद ग्रैन्युआ की पावर्स की वजह से ही हुई है, जिनको कंट्रोल करने में सायुआन उसकी हेल्प करता है। इसीलिए अब आगे जो कहानी चलेगी उसमें ये इवेंट सायुआन के बोन चिलिंग फ्लेम रिफाइन करने के बाद आएगा। इसलिए डोंगुआ में थोड़े इवेंट आगे या पीछे देखने को मिल सकते हैं नोबल से। तो चलो शुरू करते हैं आगे के एपिसोड की कहानी। युंजी के फ्लावर सैक की चीफ बनने के बाद भी सायुआन जल्दी में नहीं था, इसीलिए वो युंजी से एक शांत जगह के लिए पूछता है, क्योंकि अब तक उसकी बॉडी की बोन चिलिंग फ्लेम का रेजिस्टेंस पूरी तरह से खत्म हो गया था। इसलिए ये बेस्ट टाइम था उसको रिफाइन करने के लिए। और उससे भी बड़ी बात ये थी कि फ्लावर सैक में काफी पावरफुल लोग भी थे, इसलिए सिक्योरिटी की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे सायुआन को, क्योंकि फ्लावर सैक में अब उसको किसी भी डिस्टर्बेंस की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। अब क्योंकि उसके दुश्मन ऐसे लोग बनते जा रहे थे जिनकी स्ट्रेंथ उससे बहुत ज्यादा है, जैसे 8th तियानजुन और 9th तियानजुन, इसलिए उसको भी अब जल्दी से अपनी पावर बढ़ानी होगी। लेकिन अब उसको याहुआ लियांगजुन जैसे लोगों से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके मेन एनिमी तो हॉल ऑफ सोल्स वाले हैं। 9th तियानजुन और 8th तियानजुन से मिलने के बाद उसको समझ आ गया था कि अगर अभी वो इनसे फाइट करेगा तो उसके जीतने के चांस तो छोड़ो, उसका भागना भी मुश्किल हो जाएगा। हाँ, वो अलग बात है कि सायुआन के मास्टर अब बैनसेंग बन गए हैं, लेकिन वो हमेशा तो उनके पीछे छुपा नहीं रह सकता, इसलिए उसके पास बेस्ट ऑप्शन है कि खुद की स्ट्रेंथ को बढ़ाना। युंजी सायुआन को एक शांत जगह ले जाती है, जहाँ फूलों की खुशबू ने भी माहौल को और बेटर बना दिया था, मन को शांत करने के लिए। सायुआन को यह जगह ट्रेनिंग करने के लिए बहुत पसंद आई थी और वो ट्रेनिंग के मोड में बैठ भी जाता है, लेकिन बैठते ही वो बोन चिलिंग फ्लेम को रिफाइन करना स्टार्ट नहीं करता, क्योंकि एनिहिलेशन लोटस फ्लेम को यूज करने से उसकी डोजी काफी कम हो गई थी। भले ही बोन चिलिंग फ्लेम में रेजिस्टेंस बाकी नहीं था, लेकिन फिर भी हेवनली फ्लेम को रिफाइन करना कोई आसान काम तो है नहीं। उसको बोन चिलिंग फ्लेम को रिफाइन करने से पहले अपनी बॉडी में डोजी को फिल करना ही होगा। 30 मिनट की ट्रेनिंग करने के बाद सायुआन अपनी आंखें खोलता है और अब उसकी आंखों की चमक देखने से लग रहा था कि अब वो बोन चिलिंग फ्लेम को रिफाइन करने के लिए एकदम रेडी है। और थोड़ी ही देर में उसकी दोनों आंखों से व्हाइट फ्लेम निकलने लगती है और इसके बाद शुरू हो जाता है बोन चिलिंग फ्लेम को रिफाइन करने का प्रोसेस। धीरे धीरे सायुआन के हाथों की सील चेंज होने लगती हैं और साथ ही उसकी आंखें भी बंद होने लगती हैं। बोन चिलिंग फ्लेम को रिफाइन करने का प्रोसेस स्टार्ट होते ही उसके आसपास का टेम्परेचर बढ़ने लगा था। सायुआन के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी, क्योंकि भले ही बोन चिलिंग फ्लेम ज्यादा पावरफुल ना लगे, क्योंकि उसने पहले ही 3000 बर्निंग फ्लेम को रिफाइन किया हुआ है, जो बोन चिलिंग फ्लेम से रैंकिंग में बहुत ऊपर आती है, लेकिन फिर भी है तो ये भी एक हेवनली फ्लेम ही। और इससे भी बड़ी बात ये थी कि अभी उसका फ्लेम मंत्र डी क्लास के हाई लेवल पे था। अब उसको यही सोच के एक्साइटमेंट हो रही थी कि बोन चिलिंग फ्लेम रिफाइन करने के बाद क्या उसका फ्लेम मंत्र त्यान क्लास में कन्वर्ट हो जाएगा। आसपास में अभी भी फूलों की खुशबू आ रही थी और साथ ही आसपास का टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ने लगा था, जिससे आसपास की हवा में जो नमी थी वो या तो सूख गई थी या फिर भाप बन के उड़ गई थी, जिससे अब यहाँ का माहौल थोड़ा धुंधला धुंधला हो गया था। लेकिन सायुआन आराम से बैठा हुआ था, उसको अपने आसपास के चेंजेस फील भी नहीं हो रहे थे। इस टाइम पे वो पूरी तरह से बोन चिलिंग फ्लेम को रिफाइन करने में खोया हुआ था, लेकिन अभी तक का प्रोसेस काफी स्मूथ चल रहा था। सायुआन ने जितना सोचा था ये उससे भी ज्यादा आसान लग रहा था। ये शायद इसलिए भी था क्योंकि उसकी बॉडी में ऑलरेडी 3 टाइप की हेवनली फ्लेम्स थी, जिनके अंडर बोन चिलिंग फ्लेम को रिफाइन करने का प्रोसेस आराम से हो रहा था। और अब बोन चिलिंग फ्लेम उसकी बॉडी में मर्ज होना स्टार्ट हो गई थी, लेकिन ये प्रोसेस स्लो था, लेकिन फिर भी हेवनली फ्लेम मर्ज तो हो ही रही थी। अगर इसी स्पीड से मर्जिंग प्रोसेस चला तो 1 मंथ में बोन चिलिंग फ्लेम पूरी तरह से रिफाइन हो जाएगी और इसके बाद सायुआन के पास 4 तरह की हेवनली फ्लेम्स हो जाएंगी, उसकी खुद की। और इतनी सारी हेवनली फ्लेम सिर्फ एक बंदे के पास देख के कुछ ऐसे पावरफुल लोग भी होंगे जो उसे छीनना चाहेंगे, क्योंकि हेवनली फ्लेम को रिफाइन करना तो छोड़ो, उसको ढूंढना भी एक बहुत मुश्किल काम होता है। और जब 4 हेवनली फ्लेम्स किसी एक बंदे के पास दिखाई देंगी तो चहल पहल तो होगी ही। जैसे जैसे सायुआन हेवनली फ्लेम को रिफाइन करता जा रहा था, वैसे वैसे उसके आसपास का टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा था और कुछ ही टाइम में वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जो फ्लावर पेटल्स उसके आसपास उड़ के आ रहे थे वो इस हीट में आते ही राख में बदल गए थे। टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि इसमें कोई नॉर्मल डोजोन भी ज्यादा टाइम तक रह नहीं पाएगा। टाइम निकलने के साथ ही सायुआन की बॉडी से निकलने वाला ऑरा और ज्यादा पावरफुल होता जा रहा था। बोन चिलिंग फ्लेम के बाकी तीनों फ्लेम से मिलने के साथ ही इनसे निकलने वाली एनर्जी सायुआन की वेन से होती हुई उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब होती जा रही थी, जिससे उसका ऑरा और ज्यादा पावरफुल होता जा रहा था। अब वहाँ का टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि स्टोन्स भी पिघलने स्टार्ट हो गए थे। अब सायुआन खुद पत्थर की मूर्ति लग रहा था, क्योंकि वो बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहा था। अगर उसकी बॉडी से इतना ज्यादा पावरफुल ऑरा ना निकल रहा होता तो कोई ये नहीं समझ पाएगा कि ये इंसान जिंदा भी है या नहीं। ऐसे ही 10 दिन और निकल जाते हैं।
अब फ्लावर्स एक्ट में यूनियन, चिंगलिन और नालन भी कंफ्यूज होने लगी थी सावियान को इतने दिनों तक ऐसे बैठे हुए देख के। तभी नालन बोलती है, लगभग 1 महीना होने वाला है सावियान को ऐसे ही बैठे हुए, लेकिन ये अभी तक हिला भी नहीं है। ये सुन के युनजी अपना सर हिलाते हुए बोलती है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सावियान की एबिलिटी के हिसाब से ये उसके लिए एकदम नॉर्मल बात है। एक डोबजुन के लिए कुछ महीने रिट्रीट में रहना एकदम नॉर्मल बात है, और सावियान को तो अभी बस 1 ही महीना हुआ है। युनजी ऐसे बोल जरूर रही थी, लेकिन फिर भी उसके माथे पर चिंता की लकीरें साफ साफ देखी जा सकती थी। अगर ये कोई नॉर्मल रिट्रीट होती तो उसको चिंता नहीं होती, लेकिन सावियान के पास से जो हीट वेव आ रही थी उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके आसपास तो एक वोल्केनो जैसी हीट हो गई होगी, और इसीलिए युनजी थोड़ी सी परेशान लग रही थी। और ये सब देख के फ्लावर सेक्ट के एल्डर्स भी परेशान थी, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। उन्होंने जब से सावियान का एनिलेशन लोटस फिल्म देखा था, तब से उनको इस बात का डर था कि कहीं सावियान एक और कांड न कर दे जिससे उनका फ्लावर सेक्ट ही तबाह हो जाए। ये देख के युनजी हंसते हुए बोलती है, ये लड़का किसी को भी रिलैक्स नहीं करने देगा। जहाँ युनजी और नालन थोड़ी परेशान थी, वहीं चिंगलिन एकदम शांत थी, क्योंकि उसको पता था कि सावियान के लिए यह एकदम नॉर्मल बात है। अब युनजी और नालन वहां से जाने ही वाली थी, तभी उनको अपने पैरों के नीचे कंपन महसूस होने लगते हैं, जिनको सेंस करके वो दोनों चौंक जाती हैं और सावियान की तरफ देखती हैं, क्योंकि ये कंपन उसकी तरफ से ही आ रहे थे। अब क्योंकि युनजी ग्रैनी हुआ कि पावर्स को सो के पावरफुल होती जा रही थी, इसलिए उसको बहुत जल्दी ये सेंस हो गया था कि सावियान के पास से बहुत पावरफुल एनर्जी फ्लक्चुएशन आने लगे हैं। ये देख के युनजी सोचती है, क्या सावियान अब रिट्रीट से बाहर आने वाला है? और अगले ही पल कुछ एनर्जी प्लेयर्स आसमान की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं, जिससे निकलने वाली एनर्जी फ्लक्चुएशंस ने आसपास की हवा को भी बहुत ज्यादा गर्म कर दिया था। और इसके अगले ही पल एक बहुत ज्यादा पावरफुल ऑरा फील होता है, और साथ में एक रोर मतलब गर्जन भी उनके कानों में पड़ती है, जो आसमान की तरफ जा रही थी। और ये गर्जन पूरे फ्लावर सेक्ट में सुनी जा सकती थी, जिसकी वजह से फ्लावर सेक्ट के एल्डर्स भी उसी तरफ ध्यान देने लगते हैं जहाँ से ये गर्जन आ रही थी। और जब उन्होंने सावियान के ऑरा को सेंस किया तो वो चौंक के बोलती हैं, क्या ये सावियान है? इसका ऑरा एकदम से इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया है? इस ऑरा की स्ट्रेंथ 4 स्टार डोबजुन के पीक पे पहुंच गई है। क्या इस लड़के ने कोई स्पेशल पिल खा ली है जो उसकी स्ट्रेंथ बस 1 महीने में ही 2 स्टार से बढ़ गई है? और ये देख के फ्लावर सेक्ट के एल्डर्स भी बस अपने धड़कनों को ही काबू करने का काम कर सकती थी, क्योंकि कल्टीवेशन की ये स्पीड बहुत खतरनाक थी। 1 महीने में डोबजुन लेवल के 2 स्टार बढ़ जाना कोई नॉर्मल बात नहीं थी। अगर कोई नॉर्मल तरीके से ये करे तो उसको कम से कम 10 साल लग जाए ये 2 स्टार्स बढ़ाने में, लेकिन इस लड़के ने ये बस 1 महीने में ही कर दिया। ये सच में यावलाव का डिसाइपल कहलाने के लायक है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है अपने मास्टर के जैसे। अब जैसे ही सावियान की रोर कम होने लगी, वैसे ही आसमान में काले बादल जमा होने लगे और बहुत तेज हवाएं चलने लगी, एक अनयूजुअल वे में। ये देख के सभी के फेस चिंता से भर गए, और फ्लावर सेक्ट के एल्डर ये देख के बोलती है, अनयूजुअल नेचुरल फिनोमिना। और कुछ समझ आने के बाद फ्लावर सेक्ट के एल्डर की आंखों में डिसबिलीफ साफ देखा जा सकता था। क्या ये तियान क्लास जी मेथड बनने वाला है? जब भी कोई ऐसा नेचुरल फिनोमिना अपीयर होता है, तब ये 3 टाइप की सिचुएशन में होता है। पहला, जब कोई हाई टायर की पिल बन रही हो तो ये पिल लाइटनिंग को अट्रैक्ट करती है। दूसरा, जब कोई किसी बड़े लेवल पे ब्रेक थ्रो करता है, तब ये सिचुएशन बन सकती है, लेकिन ये बहुत रेयर होता है। अगर किसी ने ब्रेक थ्रो के टाइम ऐसी सिचुएशन पैदा की तो उसको पूरे डोबची कॉन्टिनेंट पे रेयर टैलेंट माना जाएगा। और तीसरा, जब कोई तियान क्लास का ची मेथड या तियान क्लास की डोब स्किल बनती है, मतलब ये हुआ कि इस टाइम पे सावियान ने किसी तियान क्लास ची मेथड या डोब स्किल को बनाया है। ये देख के फ्लावर सेक्ट के एल्डर शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि तियान क्लास का ची मेथड या डोब स्किल बनाना एक बैनसेंग के लिए भी पॉसिबल नहीं था। वो आगे बोलती है, ये लड़का कुछ अलग है। अब मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है कि क्यों यावलाव ने उसको अपना डिसाइपल बनाया है। उधर डार्क क्लाउड के लेयर्स देख के फ्लावर सेक्ट के डिसाइपल्स भी काफी खौफ में आ गए थे, क्योंकि अब वो समझ गए थे कि ये सब भी सावियान से ही रिलेटेड है। इसके बाद सावियान भी अपने रिट्रीट से बाहर आ जाता है, और वो भी इन क्लाउड्स के लेयर को देख के चौंक जाता है। ये देख के सावियान अपनी बोनचिलिंग फ्लेम को बाहर निकालता है और इन बवंडर की तरफ भेज देता है, और उसके ऐसा करने के कुछ ही टाइम में ये सभी क्लाउड्स हल्के होने लगते हैं। उसके बाद सावियान सोचता है, क्या मेरा फ्लेम मंत्र तियान क्लास में इवॉल्व हो गया? ये चेक करने के लिए वो अपने फ्लेम मंत्र को सर्कुलेट करता है, और उसके ऐसा करते ही उसके 1000 फीट की सभी नेचुरल एनर्जी उसकी बॉडी में समाने लगती है। और ये देख के एक बार फिर फ्लावर सेक्ट के एल्डर और डिसाइपल चौंक जाते हैं। इस नेचुरल एनर्जी में जो भी इम्प्योरिटीज थी, उनको सावियान की हेवनली फ्लेम जलाकर राख कर देती है, और बाकी एनर्जी उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है। अब उसकी बॉडी में जिस स्पीड से डोबची बह रही थी, वो पहले से 10 गुना तेज थी। और इस स्पीड को देख के सावियान समझ गया था कि अब उसको अपनी डोबची फिल करने के लिए कोई पिल खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब अब जब भी वो अपने एनिलेशन लोटस फ्लेम का यूज करेगा, तब उसको कमजोरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद सावियान सोचता है, मुझे लगता है कि मेरा फ्लेम मंत्र तियान क्लास लो लेवल में पहुंच गया है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब तियान क्लास ची मेथड यूज होता है, तो उसके 1000 फीट की नेचुरल एनर्जी ऑलमोस्ट सेम टाइम पे एब्जॉर्ब हो जाती है। अगर उससे कंपेयर करें तो ये अभी भी थोड़ा पीछे
है, मतलब ये क्वासी त्यान क्लास पे पहुंच गया है। ये क्वासी त्यान क्लास हो या त्यान क्लास, इसके साथ त्यान क्लास तो लग ही गया है। अभी साव्यान अपनी पीक 4-स्टार डोबजुन की पावर्स को चेक कर ही रहा था, तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है, अब तुम कब तक यहाँ सपने देखते रहोगे। और जब साव्यान युनजी को अपने सामने खड़ी देखता है तो उसका हाथ पकड़ लेता है, और ये देख के युनजी के गाल लाल हो जाते हैं, क्योंकि फ्लावर सैक के बाकी डिसाइपल्स भी ये देख रहे थे। ये देख के युनजी बोलती है, क्या कर रहे हो तुम, क्या तुम्हें लत लग गई है सबके सामने मेरा हाथ पकड़ने की। ये सुनकर साव्यान बोलता है, चुप रहो और मुझे तुम्हारी बॉडी में ग्रैनी हुआ की पावर्स की सील देखने दो। ये सुनकर युनजी पहले तो चौंक गई, लेकिन फिर उसने अपना हाथ ढीला छोड़ दिया साव्यान के हाथ में ही, और अगले ही पल साव्यान के हाथ से स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का एक ट्रेस निकल के युनजी की बॉडी में समा जाता है, और युनजी की बॉडी में सील्ड पावर को सेंस करके साव्यान भी चौंक जाता है। 9-स्टार डोबजुन की पावर्स को बहुत पावरफुल सील से कैद किया गया था। युनजी की स्ट्रेंथ से उसको इन पावर्स को एब्जॉर्ब करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, और ये सोच के वो युनजी से बोलता है, इन पावर्स को जितनी जल्दी एब्जॉर्ब किया जाए उतना अच्छा है, क्योंकि जब तक ये तुम्हारी बॉडी में सील रहेंगी तुम पे खतरा मंडराता रहेगा। मैं इस सील में एक क्रैक लाने की कोशिश करूंगा, इसमें थोड़ा पेन भी हो सकता है, इसलिए तुम्हें इस पेन को सहना पड़ेगा। ये सुन के युनजी हाँ में गर्दन हिलाती है, लेकिन साथ ही ये भी बोलती है कि ये सब यहाँ खुले में मत करो, क्योंकि बहुत लोग हमें देख रहे हैं। इसके बाद युनजी साव्यान को एक रूम में ले जाती है, जहाँ जाते ही साव्यान युनजी की बॉडी में हेवनली फ्लेम्स की हेल्प से उस सील में क्रैक लाने की कोशिश करने लगता है। हेवनली फ्लेम और सील की पावर में टक्कर होने लगती है, और इन सब के बीच युनजी अपने पेन को कम करने के लिए अपने दांत भींच लेती है। उधर सील में क्रैक न पड़ते देख साव्यान बोलता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं इस सील में एक क्रैक भी नहीं डाल पाऊंगा, और ऐसा बोल के वो अपनी फ्लेम्स की पावर थोड़ी और बढ़ा देता है, और जब ये बढ़ी हुई पावर भी सील से टकराती है तो उस कोलिजन के साथ एक पावरफुल फ्लक्चुएशन युनजी की बॉडी में फैल जाता है, और उसके मुंह से ब्लड बाहर आ जाता है। लेकिन इसके बाद पावरफुल डोबची की वेव्स युनजी की बॉडी से निकलने लगती हैं। ये वेव्स इतनी ज्यादा पावरफुल थी जिससे साव्यान का हाथ भी पीछे होने लगता है युनजी के हाथ से। ये देख के साव्यान बोलता है, कितनी पावरफुल डोबची है। उधर युनजी बेड पे बैठी हुई थी। ये देख के युनजी पूछती है, क्या सील ब्रेक हो गई, और ये बोल के वो अपना सर उठा के साव्यान की तरफ देखती है, और तब उसको साव्यान उसकी तरफ स्ट्रेंज एक्सप्रेशन के साथ देखता हुआ दिखाई देता है। साव्यान के ऐसे एक्सप्रेशंस को देख के युनजी अपना सर नीचे करती है, और उसके ऐसा करते ही उसका फेस ऑलमोस्ट रेड हो जाता है, और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उसके सारे कपड़े उसकी बॉडी से निकले डोबची से जल के राख हो गए थे, और अब एक नेकेड ब्यूटीफुल बॉडी कमरे के अंदर बेड पे बैठी हुई थी। अपने आप को ऐसी हालत में देख के युनजी का हाथ हवा में घूमता है, और बेड पे पड़ी ब्लैंकेट उसकी बॉडी से लिपट जाती है। इसके बाद युनजी का फेस थोड़ा नॉर्मल होता है, और वो थोड़े गुस्से के साथ साव्यान से बोलती है, तुम अभी भी मुझे क्यों घूरे जा रहे हो। वैसे तो ब्लैंकेट ने उसकी बॉडी को पूरी तरह से कवर कर लिया था, लेकिन ब्लैंकेट काफी पतली थी, इसलिए उससे भी युनजी के बॉडी के कर्व्स को साफ देखा जा सकता था, और इसीलिए साव्यान की आंखें अभी भी उसकी बॉडी से हट नहीं रही थी। लेकिन थोड़ी ही देर में वो अपनी सेंस में आता है और खांसते हुए बोलता है, ये सब मेरी गलती नहीं है, तुमने ही अपने सारे कपड़े जलाए थे। ये सुन के युनजी का फेस थोड़ा चेंज तो हुआ, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई। साव्यान इस टॉपिक से हटने के लिए पूछता है, ये सब छोड़ो, अब तुम कैसा फील कर रही हो ये बताओ। अच्छा लग रहा है, सील में एक क्रैक लाइन आ गई है जिससे काफी ज्यादा पावर्स बाहर आ रही हैं, लेकिन ये इतनी लिमिट में ही है जिनको मैं एब्जॉर्ब कर सकती हूँ। ओह बहुत बढ़िया। उसके बाद साव्यान उसको एक बोतल देता है जो पिल्स से भरी हुई थी, और बोतल देता हुआ साव्यान बोलता है, ये फ्लेम लिविंग पिल्स हैं जो मैंने रिफाइन की हैं। इन पिल्स में हेवनली फ्लेम्स का एक ट्रेस भरा हुआ है। जब भी तुम इन पावर्स को रिफाइन करो तब इनमें से एक पिल खा लेना, जिससे तुम्हारी पावर एब्जॉर्ब करने की स्पीड भी बढ़ जाएगी, और एब्जॉर्ब होने वाली डोबची भी बहुत ज्यादा प्योर हो जाएगी। मैं कल यहाँ से जा रहा हूँ, अगर फ्यूचर में तुम किसी मुसीबत में पड़ जाओ जिससे तुम निपट ना सको तो तुम फॉलिंग स्टार पैवेलियन आ जाना, मैं तुमको वहीं मिलूंगा। साव्यान कल चला जाएगा, ये सोच के युनजी थोड़ी सी निराश हो जाती है। युनजी को निराश होते देख साव्यान बोलता है, मैं यहाँ ज्यादा टाइम नहीं रुक सकता, अगर मैंने ऐसा किया तो हो सकता है हॉल ऑफ सोल्स यहाँ भी अटैक कर दे, इसलिए मुझे जल्दी जाना होगा। इसके बाद साव्यान चिंगलिन को लेके वापस फॉलिंग स्टार पैवेलियन जाने के लिए निकल जाता है, और चिंगलिन अपने पेपेट को पाइथन फॉर्म में कन्वर्ट करती है, और ये दोनों उस पर बैठ के निकल जाते हैं। उनको वापस जाते हुए 2 दिन का टाइम निकल चुका था, और वो काफी तेजी से वापस फॉलिंग स्टार पैवेलियन की तरफ बढ़ रहे थे। ये देख के चिंगलिन बोलती है, यंग मास्टर, हम लोग फ्लावर सेक्ट की टेरिटरी से निकल गए हैं, और अगले कुछ दिनों में हम फॉलिंग स्टार पैवेलियन में पहुंच जाएंगे। साव्यान ये सुन के बस हाँ बोलता है, और अपने नीचे 9 सीरीन डीप ग्रांड पाइथन पे हाथ फेरता हुआ 7 कलर्ड हेवन स्वेलिंग पाइथन मतलब मेडुसा के बारे में सोचता है। काइलिन, क्या सच में ही तुम्हारे होने वाले बच्चे में साव क्लैन की ब्लड लाइन होगी? लेकिन इससे पहले कि साव्यान और ज्यादा खो जाता मेडुसा की यादों में, उसे चिंगलिन की एक चीख सुनाई देती है, यंग मास्टर, आगे कुछ गड़बड़ लग रही है। ये सुनकर साव्यान खड़ा हो जाता है और चिंगलिन से पाइथन को रोकने के लिए बोलता है। फिर वो आसमान में एक जगह देखता हुआ बोलता है, अब जब तू आ ही गया है तो छुपने का क्या ही मतलब है, या हुआ लियांग जुन। इसके बाद उसके सामने का स्पेस डिस्टोर्ट होता है, और वहां से कुछ लोग बाहर आते हैं, जिनमें से बहुत पावरफुल ऑरा निकल रहा था। ये टोटल 4 लोग थे, और ये सभी प्रोफाउंड स्काई सेक्ट से थे, और चारों के चारों ही 6 स्टार डोबजुन लेवल पे थे।
इसके आगे या हुआ बोलता है, साव्यान, तुमने मेरे प्रोफाउंड स्काई एक्ट का एक इम्पोर्टेंट काम बिगाड़ दिया है। तो तुझे क्या लगता है तू बस ऐसे ही चला जाएगा? तुझे क्या लगता है अगर तेरा मास्टर बैंसैंग बन गया है तो प्रोफाउंड स्काई एक्ट तुझे कुछ कर नहीं पाएगा? ये सुन के साव्यान बोलता है, तुम लोग यहाँ पे मेरा इंतजार कर रहे थे, इसका मतलब है कि तुम्हें किसी ने हमारे बारे में इन्फॉर्म किया है, जैसे हुआजिन फ्लोवर एक्ट से। इसके बाद साव्यान जंगल की तरफ देखता है जहाँ से हुआजिन बाहर निकल के आती है और बोलती है, तूने मेरे सारे प्लान पे पानी फेर दिया है, इसलिए तुझे आज मरना होगा और उस युंजी को मैं अभी नहीं तो बाद में खत्म कर दूंगी। इसके बाद या हुआ के साथ आए लोगों में से एक बोलता है, साव्यान, तुझे चुपचाप मेरे साथ प्रोफाउंड उसका सेक्ट चलना चाहिए, वरना आज इसी जगह पे तुझे गाड़ दिया जाएगा। इतने सारे पावरफुल लोगों को देख के चिंगलिन बोलती है, यंग मास्टर, अब हमें क्या करना चाहिए? हम और कर भी क्या सकते हैं? प्रोफाउंड उसका सेक्ट ने जितने लोगों को भेजा है, मतलब ये मुझे मारना नहीं पकड़ना चाहते हैं। फिर वो बाकी सभी से बोलता है, लेकिन मुझे डाउट है कि बस तुम 4 लोग मुझे छू भी नहीं पाओगे, पकड़ने की बात तो दूर है। ये सुन के या हुआ बोलता है, तुम्हारे उस फायर लोटस की स्ट्रेंथ सच में बहुत ज्यादा है, लेकिन हम चारों की पावर के सामने वो भी कुछ नहीं कर पाएगा और उसके बिना तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये सुन के साव्यान हंसता हुआ बोलता है, तुमने अभी जो कहा वो 1 महीना पुरानी बात है। और उसके बाद साव्यान की बॉडी से एक पावरफुल ओरा बाहर निकलने लगता है, जिसको सेंस करके या हुआ चौंकता हुआ बोलता है, 4 स्टार डोजुन। साव्यान 1 महीने में ही 2 स्टार से 4 स्टार डोजुन बन गया है। इसका ची मेथड सच में ही कुछ अलग है। अगर मैं इसको पकड़ के इससे वो छीन लूं तो फिर प्रोफाउंड स्काई सेक्ट में भी मुझसे पावरफुल कोई और नहीं हो पाएगा। और फिर लालच साफ साफ देखा जा सकता था या हुआ की आंखों में। इसके बाद उन चारों में से एक और बोलता है, 4 स्टार डोजुन, लेकिन तो अभी भी कुछ नहीं है हमारे सामने, अभी भी मौका है, या तो हमारे साथ चल या फिर हम तुझे पहले मारेंगे और फिर अपने साथ लेके जाएंगे। ये सुनकर साव्यान बोलता है, मेरी चमड़ी जरा मोटी है, इसीलिए मैं दूसरा वाला रास्ता चुनूंगा। इसके बाद वो चारों मिलकर साव्यान पर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। ये देख के चिंगलिन बोलती है, यंग मास्टर, इनमें से एक को तो मैं रोक लूंगी और हुआजुन को मेरा एक पपेट रोक लेगा। इसके बाद साव्यान अपने स्काई डेवन पपेट को बाहर निकालता है, जो बाकी सभी 10 पपेट की पावर के साथ अपने फुल पोटेंशियल पे आ गया था, मतलब 5 स्टार डोबजुन लेवल पे। अब अगर साव्यान स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज यूज करेगा तो वो अभी 6 स्टार डोबजुन लेवल पे पहुंच जाएगा, मतलब वो अब एटलीस्ट 2 6 स्टार डोबजुन को तो संभाल ही सकता है। इसके बाद चिंगलिन एंशिएंट हेवन सर्पेंट की सोल पावर से एक 6 स्टार डोबजुन से भिड़ जाती है और बाकी 3 से साव्यान और उसका पपेट भिड़ जाता है। इसके बाद साव्यान के हाथ से उसकी न्यू हेवनली फ्लेम बाहर निकलती है, जो 4 फ्लेम से मिलकर बनी थी, जिसका कलर तो अभी भी पर्पल ब्राउन ही था, लेकिन अब उसमें थोड़ी सी व्हाइटनेस भी दिखाई देने लगी थी। अगले ही पे लिया हुआ कि डोवची अटैक करने के लिए साव्यान की तरफ बढ़ती है, लेकिन जैसे ही उसकी डोवची और साव्यान की हेवनली फ्लेम टकराती हैं, वैसे ही एक स्ट्रेंज सीन देखने को मिलता है, क्योंकि जैसे ही हुआ कि डोवची फ्लेम के कांटेक्ट में आई थी, वैसे ही वो आइस क्रिस्टल जैसी चीज में बदल गई थी और साथ ही हुआ का जो हाथ उस डोवची से जुड़ा हुआ था वो भी आइस क्रिस्टल में जम जाता है। ये देख के हुआ बोलता है, ये कैसी हेवनली फ्लेम है, और वो पीछे हटता चला जाता है। अब उसको समझ आ रहा था कि 1 महीने में साव्यान बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था और उसकी हेवनली फ्लेम और ज्यादा पावरफुल होने के साथ मिस्टीरियस भी हो गई थी। फिर साव्यान दूसरे डोबजुन का भी एक अटैक नलीफाई करता है और देखता है कि इसका डेवन पपेट और चिंगलिन की हालत भी ज्यादा सही नहीं लग रही है, क्योंकि उनके ओपोनेंट भी 6 स्टार डोबजुन ही हैं। इसके बाद साव्यान के दोनों ओपोनेंट एक साथ उस पर अटैक करते हैं, जिनको साव्यान अपनी फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी और गॉड सील टेक्निक से रोकता है। इसके बाद जब वो अपना अगला अटैक करने वाले थे तब वो साव्यान को देख के शॉक्ड होकर रुक जाते हैं, क्योंकि अब उसकी तरफ आसपास की नेचुरल एनर्जी खींची चली जा रही थी और थोड़ी ही देर में साव्यान की थकान दूर हो जाती है और उसकी डोबची भी रिकवर हो जाती है। ये देख के प्रोफाउंड उसका सेक्ट का बंदा बोलता है, थियान क्लास ची मेथड, अब मुझे आश्चर्य नहीं है कि हम दोनों मिलके भी इसको थकाने में भी कामयाब नहीं हुए, क्योंकि इसके पास थियान क्लास ची मेथड का सपोर्ट है। इसके बाद साव्यान बोलता है, आ जाओ फिर, लेकिन अब ये दोनों समझ गए थे कि ये दोनों उसको हरा नहीं पाएंगे। तब हुआ बोलता है, अगर तू अभी भी सामने आके अटैक नहीं करेगी तो ये एक बार फिर से भाग जाएगा। इसके बाद एक आवाज गूंजती है, इस बार मैं इसको भागने नहीं दूंगी। मुझे डर था कि इसको यावलाम ने कोई स्पेस स्टोन दिया होगा जिसको क्रश करके ये उसको बुला सकता है, इसलिए मैं पहले स्पेस सील कर रही थी। और इसके बाद एक फीमेल फिगर अपीयर होता है, जिसको देखते ही साव्यान बोलता है, 9 त्याजुन, तो तू भी आई है यहाँ पे। ये सुन के 9 त्याजुन बोलती है, साव्यान, तुझमें गट्स तो हैं, अगर तू फॉलिंग स्टार पैवेलियन में ही रहता तो मैं तुझे कुछ नहीं कर पाती, लेकिन तूने तो फॉलिंग स्टार पैवेलियन से बाहर आने की जरूरत कर दी, वो भी अकेले। ये सुनकर साव्यान सोच में पड़ जाता है। अभी भी साव्यान उस लेवल पे नहीं पहुंचा था कि वो इन सभी का सामना एक साथ कर पाए, और 9th त्याजुन ने स्पेस भी सील कर दिया है, इसलिए मास्टर का दिया हुआ स्पेस स्टोन भी काम नहीं करेगा। तो अब उसके पास बस एक ही रास्ता बचता है, और अगले ही पल उसके हाथ को सील बनाने लगते हैं, जिनको देख के 9th त्याजुन चिल्ला के बोलती है, सब सावधान हो जाओ, ये त्यान क्लास डोव स्किल यूज कर रहा है। और ये सुन के प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के दोनों लोग पीछे हटने लगते हैं, और अगले ही
पल सावियान की पाम के बीच से एक ब्लैक और गोल्डन सर्कल अपीयर होने लगता है, जिसमें से एक पावरफुल सक्शन फोर्स निकल रही थी। और इस सक्शन फोर्स के दायरे में आने के बाद तीनों भागते हुए डोबजन की स्पीड भी कम होने लग जाती है। अब वो सर्कल और बड़ा होता ही जा रहा था, जिसको देख के 9 त्यानजुन बोलती है, डरने की जरूरत नहीं है, त्यान क्लास डोबस्किल पावरफुल तो होती है, लेकिन अगर हम तीनों मिलकर कोशिश करें तो इससे बच सकते हैं। इसके बाद वो तीनों अपनी बॉडी की सारी डोज यूज करके उस ब्लैक सर्किल पे अटैक करते हैं, और जब ये दोनों टकराते हैं तो ब्लैक सर्किल उस सारी एनर्जी को तो एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन फिर खुद भी गायब हो जाता है। लेकिन अब 9 त्यानजुन, या हुआ और उसके साथ वाले डोबजन की भी सारी पावर यूज हो चुकी थी। अब वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गए थे। ये देख के सावियान मुस्कुराते हुए बोलता है, अब आएगा मजा। और फिर उसके हाथ में 4 हेवनली फ्लेम दिखने लगती हैं, और ये देख के 9th त्यानजुन के फेस पे डर साफ देखा जा सकता था। लेकिन इससे पहले कि सावियान एनिलेशन लोटस फ्लेम यूज करता, वहाँ एक आवाज गूंजती है, ब्रदर सावियान, मैंने फाइनली तुम्हें ढूंढ ही लिया। और फिर स्पेस में एक क्रैक फॉर्म होता है, और उसमें से निकलने वाले को देख के सावियान बोलता है, हेचिंग, ओल्ड ब्रदर हेचिंग, तुम यहाँ पे क्या करने आए हो? ये सुन के हेचिंग बोलता है, मुझे तुमको ढूंढने भेजा गया है कुछ मैटर्स के लिए, और कोई था नहीं जो तुम्हें जानता हो, इसलिए उन बूढ़े लोगों ने मुझे ही भेज दिया। जियान ने तुम पे ड्रैगन सील छोड़ी हुई है, जिसकी वजह से मैं तुम्हें ढूंढ पाया। हेचिंग की बातें सुन के सावियान कंफ्यूज होकर बोलता है, मुझे ढूंढ रहे थे, लेकिन क्यों? क्या जियान को कुछ हो गया है? ये सुन के हेचिंग बोलता है, वो किसी दिक्कत में नहीं है, लेकिन उसको इस टाइम तुम्हारी जरूरत है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ये सुन के सावियान सोचता है, लगता है जियान को कुछ तो हुआ है, वरना हेचिंग इतनी जल्दबाजी में नहीं आता। ठीक है, पहले मैं यहाँ का मैटर सोल्व कर लूँ, फिर मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। ये सुन के हेचिंग बोलता है, क्या कोई दिक्कत है? और जब उसकी नजर 9 त्यानजुन पे पड़ती है तो वो बोलता है, 9 त्यानजुन, क्या तुम मुझे भूल गई हो? हेचिंग, तुम तो एंसेंट वॉइड ड्रैगन क्लैन से हो। ये सुन के हेचिंग बोलता है, हेचिंग, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम 9 त्यानजुन होकर भी मेरा नाम ले सको। इसके बाद प्रोफाउंड स्काई सेक्ट का एल्डर बोलता है, मैं प्रोफाउंड स्काई सेक्ट का एल्डर हूँ, हमें इस लड़के सावियान को पकड़ के प्रोफाउंड स्काई सेक्ट लेके जाना है। मुझे उम्मीद है कि तुम इसमें कोई दिक्कत पैदा नहीं करोगे। ये सुन के हेचिंग बोलता है, प्रोफाउंड स्काई सेक्ट, ये क्या चीज है? और इसके बाद हेचिंग अपना हाथ उठा के बोलता है, तुम सब जल्दी करो और दफा हो जाओ यहाँ से, मुझे ब्रदर सावियान को कहीं लेके जाना है, इसलिए तुम सब अपने इस बाप का टाइम खराब मत करो। ये सुन के वो दोनों हेचिंग पर अटैक करने जाते हैं, जिसको देखकर हेचिंग बोलता है, 2 6 स्टार डोबजुन, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपने इस बाप पे अटैक करो। और उसके बाद हेचिंग उन दोनों की तरफ बस 2 घूंसे मार देता है, और जब वो स्पेशल क्रैक से होते हुए उन दोनों से टकराते हैं तो उनके मुंह से ब्लड बाहर आ जाता है। ये देख के 9 त्यानजुन बोलती है, हेचिंग, तुम इसको सारी जिंदगी तो प्रोटेक्ट कर नहीं पाओगे। इस पे हेचिंग बोलता है, तुमको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब 9 त्यानजुन को समझ आ गया था कि सावियान को हेचिंग के सामने पकड़ना इम्पॉसिबल काम है, इसलिए वो वहां से जाने ही वाली थी कि तभी हेचिंग बोलता है, 9 त्यानजुन, अपने हाल ऑफ सोल से बोल देना अब सावियान और साव क्लैन से दूर रहे, वरना एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम लोग पछताओगे इसके लिए। और ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये वर्ड्स हैं हमारे क्लैन के एल्डर के। इसके बाद हेचिंग सावियान से बोलता है, ब्रदर सावियान, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। एग्जैक्ट बात क्या है ये तुम्हें क्लैन में जाकर ही पता लग पाएगा। इसके बाद ये लोग चिंगलिन को भी साथ लेके एक स्पेशल टनल में गायब हो जाते हैं, और फिर जल्दी ही ये लोग एंसेंट वॉइड ड्रैगन क्लैन पहुंच जाते हैं, जिसको देख के सावियान शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि एंसेंट वॉइड ड्रैगन क्लैन दूर दूर तक फैला हुआ था। मतलब ये एक न खत्म होने वाला आइलैंड टाइप था, जिसको स्पेस में एक लाइट बैरियर ने घेरा हुआ था। जब सावियान उस लाइट बैरियर को ठीक से देखता है तब उसको पता लगता है कि इस बैरियर के बाहर कुछ भी नहीं है। ये पूरा आइलैंड ही एम्प्टी स्पेस में बना हुआ है, जिसके चारों तरफ बस एम्प्टी स्पेस ही है। मतलब ये आइलैंड रियल्म ऑफ एम्प्टीनेस में बना हुआ है। फिर हेचिंग सावियान को बताता है कि ये ईस्टर्न आइलैंड है, और ये सुनकर सावियान पूछता है, ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड, तो क्या कोई वेस्टर्न ड्रैगन आइलैंड भी है? तभी वहाँ किसी और की भी आवाज गूंजती है, सिर्फ वेस्टर्न ड्रैगन आइलैंड ही नहीं, साउदर्न ड्रैगन आइलैंड और नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड भी हैं, क्योंकि अब एंसेंट वर्ल्ड ड्रैगन आइलैंड आपस में बंट चुका है। और ये आवाज थी ईस्ट ड्रैगन आइलैंड के एल्डर जू ली की, जो चिंगलिन को देख के बोलते हैं, ये छोटी लड़की काफी इंटरेस्टिंग है। ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर पीपल बहुत रेयर होती हैं, लेकिन इस लड़की के पास तो एंसेंट हेवन सरपेंट की सोल भी है। पुराने टाइम में एंसेंट हेवन सरपेंट से हमारी लड़ाई रहती थी, लेकिन टाइम बीतने के साथ ही एंसेंट हेवन फिनिक्स गायब हो गए और एंसेंट हेवन सरपेंट का क्लैन ही खत्म हो गया, जबकि हमारा एंसेंट वॉइड ड्रैगन क्लैन टुकड़ों में बंट गया। लेकिन ये सुन के हेचिंग बोलता है, एल्डर, इन सब बातों के लिए अभी टाइम नहीं है, हमें जियान की सिचुएशन पर ध्यान देना चाहिए। और फिर एल्डर जूली सावियान से बोलते हैं, सावियान, हमारी जियान की सेफ्टी अब तुम्हारे हाथों में है। ये सुनकर सावियान बोलता है, लेकिन कोई मुझे साफ साफ बताएगा कि जियान के साथ हुआ क्या है? ये सुनकर एल्डर जूली बोलते हैं, चलो पहले तुम खुद ही अपनी आंखों से देख लो, क्योंकि तुम्हें भी ऐसे कुछ समझ नहीं आएगा। और इतना बोल के वो सभी किसी एक जगह जाने लगते हैं, और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तब उनको जियान दिखाई देती है, क्रिस्टल्स के अंदर जमी हुई, बिना किसी एक्टिविटी के। तो भाई लोग, ये थी कहानी बैटल थ्रू द हेवंस के एपिसोड 145 की। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है आगे और अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।